Hello everyone, welcome back to my channel. Again we are back with PYQs. PYQs प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम बचा है। आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, तो प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। कोर्स आप सभी का आई होप कि कंप्लीट हो गया होगा, चाहे ऑफलाइन आप कर रहे हो या ऑनलाइन कर रहे हो। कोर्स अभी तक कंप्लीट होके रिवीजन होना स्टार्ट हो गया होगा आई थिंक। तो अगर आप रिवीजन हमारे साथ करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपके डिफरेंट सेट हम लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। उस प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक आपको क्वेश्चन पैटर्न पता चलेगा, प्लस अपना स्कोर सेल्फ एनालिसिस आप करते रह सकते हो डेली। ठीक है, अगर आप सेल्फ एनालिसिस करते हो तो क्या होता है कि आपको पता चलता है कि किस लेवल की आपने प्रैक्टिस करनी है और कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हो। क्वेश्चन पेपर में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट करना और क्वेश्चन पैटर्न को समझना। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने ज़्यादा लगाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्योंकि बड़े सारे लोग लेते हैं, सबका कोर्स कंप्लीट है, सब ने प्रैक्टिस करी हुई है। बस ये है कि आपको जो एग्ज़ाम में गलतियां करते हैं, आप बहुत सारे क्या होता है, हम पूरा सिलेबस कर लेते हो, आप एक साथ सारा सिलेबस कर लेते हो, सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया, रिविज़न भी कर लिया, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी। तो उससे एक बड़ी गलती क्या हो जाती है, आपको एग्ज़ाम में जब आप बैठे हो एग्ज़ाम हॉल पे, एक स्ट्रेस रहता है कि मैं मैनेज कर पाऊँगा या नहीं। अगर आप क्वेश्चन सेट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है कि यस, मैं मॉक टेस्ट मैं कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स मैं पेपर में आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। तो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू होम ऑफ द फॉलोइंग। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है नीति आयोग, सेकेंड है द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का कोई रोल है क्या इसमें? थर्ड होगा द होम मिनिस्टर, फोर्थ वन द प्रेसिडेंट। द करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपका आंसर भी यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स फॉर द यूनियन सिविल कोड यूसीसी फॉर द सिटीजन्स। यूसीसी कौन से आर्टिकल्स में आता है? यानी कि आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये उत्तराखंड में अभी रिसेंट करंट अफेयर्स में चर्चा क्या विषय था, तो ये आपको पता ही होगा कि कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 44। एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, आर्टिकल 44 आपने करेक्ट आंसर देख लिया, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 किस में आता है? लाइक जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको आर्टिकल पता होने चाहिए कौन से कहाँ तक किस में है, कौन से आर्टिकल में डीपीएसपी है, कौन से में फंडामेंटल राइट्स हैं और किस में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 44 की जब भी हम बात करते हैं तो आर्टिकल 44 हमारा किस में आता है? आर्टिकल 44 आता है डीपीएसपी में। हमारे डीपीएसपी आते हैं आर्टिकल 35 से 51। आर्टिकल 35 टू 51 हमारे डीपीएसपी हैं। और जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ पे एफआर हम लिखते हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 12 टू 35 हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के जस्ट बाद हमारे डीपीएसपी स्टार्ट हो जाते हैं, आर्टिकल 35 टू 51। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है, आर्टिकल 51 तक का हमारे डीपीएसपी है, बट आर्टिकल 35 1 या फिर ए से बोलेंगे,
इसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे आर्टिकल 35 सॉरी आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 35 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स हो गए, 35 to 51 हमारे DPSP हो गए, एंड आर्टिकल 51 के सब क्लॉज ए में ए या फिर 1 आप बोल सकते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं। आप कमेंट में जरूर बताना कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी कौन कौन सी है, कितनी है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं आर्टिकल 51 के फर्स्ट सब क्लॉज में, ठीक है। तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 है। वो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, तो आप कमेंट करना कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया। 1986 वाला कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट तो आपको याद होगा, लेकिन न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे पूछा है। तो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए आपने याद रखना है 2019, जो आपका ओल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 का है। 1986 वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको रिप्लेस किया न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 रिप्लेस हुआ 2019 में न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से, ठीक है। आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, Who among the following decides the disputes arising in the election of the President of India? अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट, कोई अनबन हो जाती है तो उसको कौन सॉल्व करता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, या द कैबिनेट ऑफ द सेंटर? तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल किसकी हेल्प से करता है? ये आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 की हेल्प से ये क्या करता है, अगर प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, उसके इलेक्शन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल की हेल्प से? आर्टिकल 71, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Who among the following is the chairperson of नीति आयोग formed in 2015? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि नीति आयोग कब फॉर्म हुआ है, तो 2015 में। सेकेंड इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग किसकी जगह पे आया है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो नीति आयोग किसकी जगह पे आया है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग कमीशन आता था, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग से 5 इयर्स के प्लान बनते थे। और आप कमेंट करके जरूर बताना 5 ईयर प्लान्स कब से कब तक और प्लानिंग कमीशन कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे 2015 में हम नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन की जगह हमारा नीति आयोग आया 2015 में। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब नीति आयोग 2015 में बना तो उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो उस टाइम पे हमारे चेयरपर्सन थे द मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोन एज बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट? किस आर्टिकल की हेल्प से बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में? तो आपने याद रखना है आर्टिकल 112 की हेल्प से आर्टिकल बजट पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, ठीक है। आर्टिकल 112 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में सीधे सीधा आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। तो एक आप क्या कर सकते हो कि आपको बार बार कंफ्यूज होता है अगर आर्टिकल्स को लेके, सॉरी,
आर्टिकल्स को लेके अगर आपको बार बार कंफ्यूजन होता है तो आप एक काम कर सकते हो, सारे आर्टिकल्स जो बार बार पूछे जाते हैं उनको एक लिस्ट बना के अपना स्टडी कॉर्नर पे आप पेस्ट कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको सारे आर्टिकल्स एक साथ ही मिल जाएंगे और रोज आप कभी आप पढ़ने का मन नहीं भी है, आप बैठे हो स्टडी कॉर्नर पे, तो आपको क्या होगा, बार बार आपकी नजर जाएगी और एक दो हर बार याद होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे आपको पता है राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट की हेल्प से, प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता है। ठीक है, तो 12 मेंबर यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 मेंबर्स। आपको एक और चीज याद रखनी, ये 12 मेंबर्स किस बेसिस पे नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये प्रेसिडेंट तो नॉमिनेट करते हैं, लेकिन किस बेसिस पे, ये इनके एक्सपीरियंस, अलग अलग फील्ड के एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, ये हो सकता है साइंस से रिलेटेड, आर्ट्स से रिलेटेड या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, काफ़ी एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिकल 280 किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आप सबको पता है, फाइनेंशियल कमीशन, फिनांस कमीशन जो है हमारा, वो आर्टिकल 280 से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही आपने याद रखना है इलेक्शन कमीशन 324, ऐसे आपको आर्टिकल, मतलब जैसे कोई कमीशन, जैसे ही आपके माइंड में नेम आ रहा है तो क्विक उसका आर्टिकल भी साथ में याद हो जाना चाहिए, मतलब माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये लिस्ट बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, क्योंकि रिवीजन मांगता है हर चीज़। हो सकता है आज आपने सारी लिस्ट याद कर ली हो, उसके बाद कभी रिवीजन नहीं किया, फिर या फिर 1 महीने बाद आप देख रहे हो आपने रिवीजन नहीं किया, तो हो सकता है फिर से भूल जाते हो। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपकी प्रैक्टिस में। ठीक है, आपके सिलेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इज ऑल्सो नोन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग अदर नेम। PIL का और कौन सा नेम है, ये है सोशल एक्शन लिटिगेशन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 21A makes provision that the state shall provide free and compulsory education। आपको पता है आर्टिकल 21A के 21 के सब क्लॉज ए में आपका राइट टू एजुकेशन अमेंड किया गया। अमेंडमेंट कौन सा अमेंडमेंट था, वो 86 अमेंडमेंट की हेल्प से आर्टिकल 86 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 86 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से, अमेंडमेंट की हेल्प से ये क्या हुआ, फॉर एज ग्रुप 6 to 14 फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी गई है। आर्टिकल 21 का दायरा बड़ा होता जा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती जा रही है, तो कभी आपको सारे आर्टिकल्स पता है, कभी कंफ्यूजन होता है किसी चीज़ को लेकर कि किस में होगा वो चीज़। अगर आपने बाकी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं तो आर्टिकल 21 में ऐसा है जिसमें सारी चीज़ें एड ऑन होती जा रही है, तो आपने याद रखना है इसमें 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत फॉर एज ग्रुप 6 to 14, मतलब अब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाज पास्ड बाय इंडिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि IPR कब पास किया गया इंडिया में, तो ये याद रखना है आपने 2016, मई 2016। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अभी हम पूरा डिटेल्ड एनालिसिस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें क्विक रिवीजन करना है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसकी वजह से हम डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लासेस में ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपके भी हो चुकी हैं, तो आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, अपना टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। याद रखना इसमें इम्प्लीमेंटेड पूछा है कि अधिनियम लागू कब किया गया। आपको याद रखना 1992 में साइन हो गए थे, ठीक है, लेकिन ये जब इम्प्लीमेंट 1993 में हुआ, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1993, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRD एंड PR is located at which of the following places। ये हैदराबाद, आपको पता है हैदराबाद में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर सेटिंग अप 3 टाइप्स पंचायत इज प्रोवाइडेड। ये आपको कौन से पार्ट में दिया गया है? पार्ट 9, आपको याद रखना है पार्ट 9 में दिया गया है किसका प्रोविजन? पंचायती राज, ठीक है, पार्ट 9 में दिया गया है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेज द नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड। ये आप सभी को पता है 24 अप्रैल, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज नाउ नेम्ड एज व्हाट ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था उसका नेम चेंज करके अब उसका नेम क्या हो गया है, ये आपने बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज नाउ रीनेम्ड एज व्हाट ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था उसका नेम अब क्या है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। आपको पता है गरीबी का स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड की गरीब किसको कहा जाए, ये नापने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड दिए हैं। उसमें से आपसे पूछा है कि कैलोरीज इनटेक स्टैंडर्ड किसने दिया था, कि कितनी कैलोरी कोई यूटिलाइज कर रहा है पर डे, और उसके बेसिस पे तो ये दिया था आपका किसने? प्लानिंग कमीशन, ठीक है, कैलोरी इनटेक स्टैंडर्ड दिया था प्लानिंग कमीशन या अलग कमेटी 1979, अलग कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पे है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी यानी कि मुद्रा इज नेम्ड एज, और मुद्रा इज रिलेटेड टू, मुद्रा किससे रिलेटेड है? नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्पेशली फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, बट यहाँ पे आपको दिया हुआ है नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। अच्छा, इसमें आप कमेंट करना कि मेक इन इंडिया के 3 पिलर्स भी हैं। हमने लास्ट क्लास में किए थे 4 पिलर्स हैं, तो चारों पिलर्स के नेम आप कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से हैं। यहाँ पे आपका द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम इज, इसके नेम से ही पता चला, मेक इन इंडिया मतलब इंडिया की ही चीज़ें हम यूटिलाइज करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टू बूस्ट अप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड रिड्यूस इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट को रिड्यूस करने के लिए और मैन्युफैक्चर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बूस्ट अप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, The Rename Untouchability Offences Act 1955 is now known by which one of the following names? जो Untouchability Act था 1955 का, वो अब किस नेम से जाना जाता है? अनटचेबिलिटी होती है अस्पर्शता एक्ट 1955, अब किस नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। The Protection of Civil Rights Act 1955 is the correct answer. ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।